जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये बात हम बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। कई बार इस पर यह भी बोली जाती है कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र है तो सही, लेकिन ऐसे संवैधानिक मान्यता अगर प्राप्ति ही नहीं है, आपके घर के बाहर आपकी नंबर प्लेट नहीं लग रहे और आप कह रहे हैं कि ये मेरा घर है, तो ये कैसे चलेगा? इसके ऊपर भी बात होती है। लेकिन आज हम भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, इसके ऊपर चिंतन नहीं करने वाले हैं। बिकॉज आपके पास शक्ति आती है ना, हार्ड पावर आपके पास में आती है, आर्मी की पावर आपके पास में आती है, तो आपकी सॉफ्ट पावर का लोहा पूरा विश्व मानता है। ऐसा हमने अपने एक टॉक में जहां हमने करा था कि ये क्या सेनाएं ही करती हैं सनातन का विस्तार, जहां हमने रामायण की बात की थी, महाभारत की बात की थी, आज के भारत की बात की थी और विश्व की बात की थी। आदित्य सत्संगी जी के साथ में बहुत इंटरेस्टिंग टॉक हो रहा था। आज हम बात करने वाले हैं कि खाड़ी देशों में, क्योंकि हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो उसमें हम पाकिस्तान की बात भी करते हैं, कंबोडिया तक भी बात करते हैं, हम रशिया चाइना की बात भी करते हैं, मिडिल ईस्ट की बात भी करते हैं। तो अगर हम खाड़ी देशों की बात करें पर्टिकुलरली, और अगर 2014 से आज तक के इस जो मोदी सरकार है उसके कार्यकाल की बात करें, तो बहुत सारे संबंध जो है विकसित हुए हैं, मंदिर बनने लगे हैं। तो क्या ये इंक्लाइंड हो रहा है हिंदुइज्म की तरफ, हिंदुत्व की तरफ, या सनातन में इनकी घर वापसी होने वाली है? तो क्या खाड़ी देशों में सर्वप्रथम अमीरात की घर वापसी होने वाली है? क्या खाड़ी देशों में सर्वप्रथम अमीरात बनेगा हिंदू राष्ट्र? कब बनेगा, कैसे बनेगा, टाइमलाइन क्या होगी, इसके बारे में आज बात होगी। और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हम ये बात कह पा रहे हैं, उसके कारण क्या है, इसके बारे में भी आज बात होगी। और हमारे साथ ये सारी की सारी बातें करने के लिए जो मौजूद हैं स्टूडियो में, वो है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी। आप लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। इससे पूर्व में आप ईसावाद के रूप में एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो लिख चुके हैं। क्रिश्चियनिटी के बहुत विशेषज्ञ, मार्मिक जानकार हैं। और जम्बू द्वीप के बारे में भी आपने हमारे चैनल पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, जिसको भी आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। मेरा सभी दर्शकों से कहना होगा कि ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लग रहा है, आपके सुझाव है, अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। ये बहुत आवश्यक होता है। आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। आप हमारे चैनल के पैट्रॉन संरक्षक बन करके हमारे स्टूडियो बनने के लिए सहभागी हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। स्क्रॉल में भी इसके बारे में बताया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं आगे। और शैलेंद्र जी, आज का जो विषय है, खाड़ी देशों में सर्वप्रथम अमीरात बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये विषय जब हमारी चर्चा चल रही थी, आपने कहा अमीरात पहले इसको बनाएंगे। अच्छा, इसको बनाएंगे इसका मतलब बाकियों को भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसी को क्यों बनाएंगे और कैसे आपको लगा? भारत के बारे में इतनी समस्याएं आती हैं, लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर नाम INDIA लिखते हैं, तो हम भारत के बाहर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बताइए थोड़ा सा जी। चलिए, आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं जगत गुरु को याद कर लूं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। देखिए, इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रेय आपको जाता है, क्योंकि इस देश को आपने चुना और काफी दिन से इस पर आप बात कर रहे थे। और मुझे भी बड़ा हार्दिक आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ जब हम इसका अध्ययन करने लगे। पहले मैं अध्ययन पे ही 2-3 मिनट अपना समय दे दूं, क्योंकि हमारे श्रोता बौद्धिक हैं और बड़े ही सुधी श्रोता हैं, ज्ञानी हैं, तो उनके ज्ञान का आदर करते हुए मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। इसमें 2-3 मुझे बड़ी अच्छी पुस्तकें मिल गई जिनका मैं उल्लेख करूंगा, और 8-10 लेख मुझे मिले, और जो बाकी समाचार वगैरह में जो आता है वो तो मुझे मिला ही। और ऊपर से मैं थोड़ा सा भाग्यशाली इस मामले में रहा कि मैं एक बार दुबई हो आया। अच्छा। तो जिसको कहते हैं कि अपनी आंखों से थोड़ा सा मैंने देखा है।
फिर मनोज सिंह जी आपके जो लेखक हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने ठीक ठाक समय वहाँ व्यतीत किया है, अच्छा। तो हाँ उनसे भी बृहद वार्ता हुई। फिर आपको पता ही है कि स्त्रीत्व नाम की पुस्तक जो दीदी ने लिखी है, हाँ। दीदी से मेरा पाठकों को मैं बता दूं उनका नाम, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। तो जी। स्त्रीत्व उन्होंने खाड़ी देशों की जो स्त्री की स्थिति थी इस्लाम पूर्व, उस पे बहुत ही गंभीर चिंतन है उनका, गंभीर अध्ययन है। तो उनसे उनकी पुस्तक तो मैंने पढ़ी थी, उनसे भी अलग से बातचीत हुई। तो इस प्रकार मैंने आपके इस विषय पर जो भी मुझसे यथासंभव जो कुछ था वो सब मैंने किया। तो आपको बड़ा रोचक लगेगा, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा मेरे लिए सुखद आश्चर्य था कि मतलब ये इतना बढ़िया विषय मेरे हाथ लगा कि मेरा जी। उससे पहले ऐसा अनुमान नहीं था। क्योंकि जब तक आप किसी देश की गहराई में नहीं जाते हैं तब तक आप ऊपर ऊपर ही काम करते रहते हैं। तो मैं आरंभ करता हूँ इस मानचित्र से, क्योंकि बिना मानचित्र दिखाए दर्शकों को संदर्भ नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बात ठीक करने बात, जा रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जरा दिखा दीजिए आप। हुँ, हाँ, जी। ये सबसे पहले तो निधीश जी मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि ये जो जहां मेरा कर्सर होगा उसको आप ध्यान से देखिए, यहां से उठ के यहां तक ये हुँ, है संयुक्त अरब अमीरात। अभी और कर्ज़र ये नहीं दिख रहा है। हैं? अभी कर्ज़र नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, संयुक्त अरब अमीरात नज़र आ रहा है। हाँ, ये दिख रहा है आपको ना संदीप। हाँ। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब मैं छोटा था, हुँ, या आपने भी कभी देखा होगा, एक लकड़ी का घोड़ा होता है जो आदमी अपने शरीर में ही पहन के उसको घुमाता है, हम लोगों ने बचपन में जी, बहुत जी। देखा। लकड़ी की ये काठी-काठी पे घोड़ा। हाँ, तो ये लकड़ी का घोड़ा है यदि आप ध्यान से देखिए तो। हाँ, क्योंकि बिल्कुल आपने सही बोला, हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल तो सही। ये इधर मुंह है पूरब की तरफ, और इधर थोड़ा-सा पैर दिख रहा है, और इधर पूंछ है, और इधर नीचे कटा हुआ है। तो हुँ, ये हुँ, हुँ, ऐसे ही लकड़ी का होता है, और ये हुँ। बहुत बड़ा निहितार्थ है इसमें छुपा हुआ जो, और मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि घोड़ा है, मैं कह रहा हूँ, ये मेरी ही खोज है। ठीक है। यहीं से मैं अपनी बात का आरंभ करता हूँ कि ये बड़ा जी। बड़ा रोचक है कि अ, ये लकड़ी का घोड़ा कहने का मतलब है कि ये कृत्रिम है। हुँ, यह देश, अमीरात नाम का देश, इतिहास में कभी नहीं था। हुँ, ये पूरी तरह कृत्रिम देश है, और आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा आगे हास्यास्पद भी लगेगा, और समझ में नहीं आया किसी को कि ये देश कैसे बन गया। जी। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम जो दशक थे, दो तीन, उनमें जर्मनी का उभार होता है पहली बार। जी, जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी फैलना चाहता है। जी। और वो फ्रांस से, इंग्लैंड से बड़ा देश है, तो उसके पास शक्ति भी अधिक है। तो वो जब फैलना शुरू करता है तो उसके फैलाव को रोकने के लिए इंग्लैंड पर्याप्त प्रयत्नशील हो जाता है। और ये जो दोनों के बीच का संघर्ष है, उसका यह क्षेत्र समझिए कि एक तरह से अखाड़ा बन जाता है। हुँ, और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ये सारे क्षेत्र हैं, इनमें से सबसे बड़ी जो शक्ति होती है मुसलमानों हुँ, की, उसको बोलते हैं उस्मानी साम्राज्य। अच्छा। अंग्रेजी में उसी को ओटोमन बोलते हैं, क्योंकि उस्मान नहीं बोल पाए या गलती की उन्होंने, तो उसी को ओटोमन कहा, लेकिन हुँ, है वो उस्मानी, जो हुँ, आज तुर्की में है, और तुर्की साम्राज्य भी उसको कहते हैं। तो जी, तुर्की जो साम्राज्य है उससे नैकट्य रहा है जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध में दोनों साथ साथ थे। तो अंग्रेजों का ध्यान ये था कि भाई हमको तुर्की को ध्वस्त करना है, तोड़ना है। हुँ, तो तुर्की से जो टूटे हैं, आज समझिए कि उन्हीं में से 20-25 देश निकल गए। ठीक है। तो यहां आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने मानचित्र आपको दिखाया है, इस मानचित्र में 7 बड़ी छोटी छोटी जगह थी, जो हुँ, आप इस मानचित्र पे पढ़ भी सकते हैं। जी, अबू धाबी, उसके बाद है दुबई, उसके बाद है शारजाह, उसके बाद है अजमान, उसके बाद में है अल कुवैन, और उसके हुँ, बाद है रास अल खैमा, और जी, दाहिनी तरफ है फुजैरा। ये 7 फुजैरा। बड़ी छोटी छोटी जगहें थी, जिनको यदि आप सटीक शब्दों उनके लिए तलाश हैं तो आप कह सकते हैं कि सराय, पड़ाव,
आप थोड़ा सा कस्बा ऐसा समझ लीजिए, कुछ 100,000 टाइप के लोग रहते हों, ऐसी जी। स्थिति। तो ये जो है, इनका कोई महत्व नहीं था, इनका कोई इतिहास नहीं था, और इनकी जीवन शैली भी बहुत भिन्न थी, क्योंकि समुद्र के किनारे थे तो वहां कुछ व्यापार होता था, और समुद्र से ही ये कुछ न कुछ निकालते रहते, जैसे मोती निकाल लिया और भी कुछ रत्न निकाल लिए, और बाकी मछली पकड़ ली। और यहाँ कुछ होता नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है एकदम से मरुस्थल है। जो जी। आप देख रहे हैं इतना बड़ा हिस्सा, आपको आश्चर्य होगा जान के कि समुद्र के किनारे ही मनुष्य रहते हैं, अंदर नहीं रहता कोई भी, अंदर बिल्कुल ही मरुस्थल है, हम्म। और अनुपयुक्त स्थान है, वहां जल नहीं है। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं सराय जैसी जगह है, इनका ऐतिहासिक महत्व था। भारत से बड़े बड़े व्यापारी जब जाते थे व्यापार करने के लिए, तो इस क्षेत्र में जाते थे, और हम्म। भारतीय व्यापारियों की हजारों वर्षों से यहाँ पर उपस्थिति है। ठीक है। जब जम्बू पर मैंने अपनी वार्ता की थी, तो आपको ध्यान होगा कि मैं एक दूसरा आपको दिखाऊं, हम्म। ये मानचित्र तो और भी स्पष्ट होगा। जी। मानचित्रों के माध्यम से काफी स्पष्टता आ जाती है दर्शकों के हाँ, पास में भी, कैसे उस, कैसे चीजें चल रही उसके बिना, अच्छा मैं दूसरा जाऊं उससे पहले एक चीज यहाँ पे दिखाई देता हूँ, दर्शकों हैं। को जी जी। आसानी हो। जी। देखिए यहाँ यहाँ आप फिर से ध्यान से देखिए, तो इस मानचित्र के दाहिनी तरफ ओमान लिखा हुआ है, ओमान लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है? नीचे सऊदी अरब लिखा हुआ है, हाँ जी। और बाईं तरफ कतर लिखा हुआ है। कतर है, बिल्कुल है। बाकी जो शेष स्थान है वो समुद्र है, समुद्र, ठीक है। ठीक है ना? इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं, फारस की खाड़ी बोलते हैं। फारस की लेकिन खाड़ी। यहाँ जो अमीरात है, इसके सबसे ऊपर देखिए, वहां भी ओमान लिखा हुआ है। दो बार ओमान, ओमान ऊपर भी है, ओमान नीचे भी है। हाँ, ये आपने बात पकड़ ली। अब ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। हम्म। आप मुझे बताइए कि कोई देश ऐसा बन सकता है कि यहाँ ओमान है और ऊपर ओमान है, इस बीच में जो है वो अमीरात है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे भारत को हाँ। एक हिस्से में पूरब में बांग्लादेश बनाया गया, पीछे इधर यस। पाकिस्तान बनाया गया। मैं वही बोल रहा था कि बस वही क्योंकि है इस, एक। हाँ, क्योंकि नीचे वाले ओमान को भूमि से कोई रास्ता नहीं ऊपर वाले ओमान में जाने का। नहीं एक है। ही रास्ता है जो समुद्र के होकर जाना है। समुद्र और से अब जो, आइए। हाँ, और जो आपको नहीं दिख रहा है, ये जो जल राशि है, समुद्र है, इस समुद्र में बहुत सारे द्वीप हैं, अच्छा। इस तरफ भी इस तरफ भी, और ये द्वीप बड़े काम के हैं। हम्म। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे अमीरात के जो राजकुमार कहिए या जो भी कहिए, वो कैसे ऐसे ऐसे द्वीपों पर कब्जा भी कर लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, उस पर अय्याशी भी करते हैं। तो इनमें से कई द्वीप हैं जिन पे झगड़ा चल रहा है। अच्छा। पहला झगड़ा तो ये ओमान का हो गया, जिससे कि ये अमीरात कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ओमान को भी ठीक नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं मुझे कहाँ मिल गया है, लेकिन ये स्थायी कहिए कि विवाद का विषय है। दूसरा जो स्थायी विवाद का विषय है, वो जो मैंने द्वीप बताए छोटे जी। छोटे, द्वीपों पर जो है कब्जा है। हाँ, तो ये मैं आगे बताऊंगा। अभी जो है मैं आपको ठीक है। दूसरा मानचित्र दिखाना चाह रहा हूँ। जी। हाँ, ये क्लोज हो जिससे, गया है, आप दूसरा आप वापस स्क्रीन हाँ शेयर हाँ कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। हम्म। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत स्पष्टता आ जाएगी कि ये भारत का जो विस्तार हम लोगों ने कहा, पुनः जम्बू द्वीप, अमृत काल में जम्बू द्वीप, तो ये क्यों हम कह रहे हैं, किस कारण से कह पा रहे हैं, क्या इसके आधार है, कैसे वाकई में हम जम्बू द्वीप का विस्तार जो है वो देख सकते हैं, इसी 21वीं सदी में हम कैसे देख सकते हैं, 2047 तक भी क्या ये संभव हो सकता है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाए तो हो जाए। जी। आ गया है। जूम कर लीजिए पर्टिकुलर उस पर। हाँ, वही कर रहे
दिख रहा है आपको? नहीं, अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, अभी तो टेक्स्ट दिख रहा है। आप पिक्चर पे जाइए। हाँ, अभी पिक्चर दिख रही है। दिख रही ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये आप देखिए, ये मैं आपको अब भारत से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। जी। देखिए, थोड़ा सा जम्बू द्वीप को याद करेंगे आप, तो हम्म। जैसा मैंने बताया था उस दिन की, ये यहाँ पे जापान और इधर से लेकर के उधर इंग्लैंड तक पूरा का पूरा जम्बू द्वीप है। तो हम्म। ये जो अब आपको देखिए कि भारत के पश्चिम की तरफ देखिए, यहाँ अरबियन सी लिखा हुआ है, उसके बगल में ओमान लिखा हुआ, उसके बगल में यूएई है। तो हाँ, इतने थोड़ा बड़े, जूम करके दिखाइएगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। हाँ हाँ, ये हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ये नहीं, अभी अभी बड़े, यहाँ पर जूम नहीं हो रहा है, इधर जूम नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। अब दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ गया, रशिया सामने दिख रहा है हमको। हाँ, अब दिखेगा। हम्म। हाँ, अब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू अब करिए। देखिए कि ये जो, वैसे ये नक्शा बनाने वाले बहुत पागल हैं, इन्होंने भारत का नक्शा भी है ना पूरा नहीं किया है, इन्होंने हाँ चीन को और पीओके को उधर कट कर दिया है। ये तो बड़े हाँ गंदे हाँ लोग हाँ, वो सही बात। अब होता ही है, वो गूगल पे ऐसे ही तो मैप रहते हैं। हैं। हम्म। चलिए, कोई नहीं, आज से ठीक है, मुश्किल से, अपन अपना काम करते हैं। हाँ, 100 सवा साल पहले हम्म। ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक देश था। बिल्कुल। तो अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ये कहाँ है, यूएई कितना पास, बिल्कुल ठीक बात है ना? तो ये क्या रहा। था कि इतिहास में कहा जाता है मगध साम्राज्य का भी इधर पर, इस पर राज था। पुराणों में वर्णन है विस्तार से कि ये जो जम्बू द्वीप है उसके सारे हिस्से पर हमारे राजाओं का शासन था। जी। तो महाभारत काल में भी वर्णन है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ के लोग इधर से स्थल मार्ग से भी यहाँ जा सकते थे और जल मार्ग से भी जा सकते थे। हम्म। तो भारत से बहुत निकट ये स्थल था। ओमान, एग्जैक्टली। यमन और आज का जो यूएई है, ये भारत का समझिए, जिसको जल मार्ग में आमने सामने कहा जाता है, वो है। हम्म। जैसे आपके अंग्रेजी में कहते हैं लैंड नेबरिंग कंट्रीज, जी। मतलब भूमि से जो आपके पड़ोसी देश हैं। तो जल से जो पड़ोसी क्षेत्र भारत का था वो ओमान, यमन और यूएई था। बिल्कुल ठीक बात है। तो पूरे इतिहास में इस पर बहुत ज्यादा, बहुत अधिक भारत का प्रभाव रहा है। हम्म। और उसके बाद में ईरान का प्रभाव रहा है, और बाकी अभी हाल फिलहाल में लंबे समय तक ईरान का इस पर भी दखल था, एक हिसाब से शासन था। जी। हम्म। और कहते ये हैं कि ये जो यूएई है, इसके नीचे आप देखिएगा तो सऊदी अरब दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल इसी सऊदी अरब में मक्का और मदीना है। ठीक बात है। तो तो जैसे ईरान के लोगों को इधर आना होता था, तो बस समझिए कि नाव पर बैठे और आ गए इधर, और इधर से इधर आ गए। ठीक बात है। ठीक है ना? जैसे ईरान का हम्म। जो इधर का हिस्सा है, इसको तो बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा भूमि से सऊदी अरब आने के लिए। हाँ तो जी। यदि जो इधर के लोग हैं वो फटाक से यूएई आते थे, यहाँ जाते थे। हम्म। तो ये जो मैंने बताया कि जो अमीरात, 6 छोटे छोटे जो आपके कहिए जी, कि आपने अमीरात थे, बताया दुबई उन पर, वगैरह सब कुछ। हाँ, उन पर जो है ईरान का, और उससे पूर्व भारत का, हाँ, बहुत अधिक जो है प्रभाव रहा है। ये ऐतिहासिक रूप से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि अंग्रेजों का उनसे 2 4 बार जो है युद्ध हुआ है, युद्ध कहिए, झड़प कहिए, जो भी कहिए। और ठीक है। उसका कारण भी भारत था, क्योंकि हम्म। भारत से जो जहाज जाते थे उस क्षेत्र में, तो वहां पर वो लूटपाट करना या कुछ करना या अपना दिखाना कि नहीं हमारा शासन है यहाँ पर, इस तरह की बातें होती थी। तो जो अंग्रेजी अंग्रेजी हुकूमत थी, शासन था, उन्होंने हमारे ही सैनिकों को लेके चाहे जैसे भी किया, उनको परास्त कर दिया। ठीक बात है। परास्त करने के बाद में उनको लग गया कि भाई हमारे पास शक्ति नहीं, इनसे कैसे लड़ेंगे, हम्म। क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं था भाई। बढ़िया घर भी नहीं था, व्यवस्था भी नहीं थी, भोजन पानी तरह तरह की स्थिति थी, जो मैं आऊंगा विस्तार से वर्णन करूंगा। जी। यहाँ हमारे लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो मैंने लकड़ी का घोड़ा बताया, कृत्रिमता, जी। मैं उस कृत्रिमता पर आ रहा हूं कि अंग्रेजों को भी नहीं मालूम था कि जगह का नाम क्या है।
सबसे बड़ी जो रोचक बात है वो ये है कि अंग्रेजों को भी नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, जब वो एक स्थान से झगड़ा करते थे और बाद में संधि होती थी, तो उसका नाम देते थे वो ट्रूशियल स्टेट। अच्छा। ट्रूशियल स्टेट का मतलब ये हुआ कि वह स्थान जिससे मैंने संधि की है। तो आपको हंसी आएगी जान के कि ये सातों राज्यों का नाम पड़ गया ट्रूशियल स्टेट्स, और कमाल। ये क्रूशियल स्टेट्स के रूप में ही जाने गए 1950-60 तक के दशक में। समझ रहे हैं? जब जी। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेज का शासन चला गया। अच्छा, अंग्रेज का जो भी शासन था इस पर, तो उसके लिए भी अच्छी बात यह जानने के लिए कि उसका हेडक्वार्टर भारत था, मुख्यालय भारत था। हम्म। तो इसमें आगे यदि और भी हम कार्यक्रम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ओमान, यमन, ये सारे देश जो हैं जिन पर अंग्रेजों का जैसा भी शासन था वो भारत से होता था, और भारत में उसका मुख्यालय मुंबई होता था आमतौर पर। जी ठीक बात है, उन्होंने मुंबई को बनाया था, सही बात कह हाँ, रहे हैं आप। तो वो उसका उसको मुंबई कमांड बोलते थे, उस कमांड से वो उसको नियंत्रित करते थे। तो ये ठीक बात। सारे बने रहे क्रूशियल स्टेट्स, इनका कोई नाम नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, ये 50 के दशक में या उससे थोड़ा उसी के आसपास यहाँ तेल निकल गया। हम्म। जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटता है वैसे यहाँ हो गया, और ये इतना अचानक हुआ, उनको कोई अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनको पैसे आने लगे। अब पैसे आने लगे तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है आपको। तो हम्म। 1971 में, अब देखिए कितना मैं पास का समय बता रहा हूं, 1971 में हम्म। यह देश बनाया गया। कैसे बनाया गया, तो 7 जो अमीरात थे उनको जोड़ा गया, उनसे जी। बात की गई, और उनका एक संघ बनाया गया। और इसमें भी नाम में बड़ी अजीबोगरीब बात है कि नाम क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, हम्म। एमिरेट्स बोलते हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। अब आप ठीक है। बताइए, इन तीनों में से कोई नाम नहीं है। यूनाइटेड नाम नहीं हो सकता, अरब हम्म। नाम नहीं हो सकता, क्योंकि अरबी तो भाषा का जो क्षेत्र है उसको अरब बोलते हैं। और अमीरात वो होता है जहां पर कोई अमीर होता है। अमीर का मतलब यह है मुखिया, प्रधान किसी क्षेत्र का। तो ऐसा नाम क्या होगा, ये विचित्र नाम। मुझे ठीक ऐसा बात। लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया था धरती पर, यूनाइटेड किंगडम बन गया था, तो इन्होंने नाम कॉपी कर ली। यदि दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं होता, यूनाइटेड किंगडम नहीं होता, तो यूनाइटेड अरब अमीरात भी नहीं होता। हाँ। तो इनका कोई नाम नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। और इसको जानने के लिए हमको और भी रोचक चीजें मैं बताता हूं दर्शकों के लिए, जिससे उनको तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं हम कि ये कितनी छोटी जगह थी, कैसी थी। जी। ज्यादा यदि हम अतीत में नहीं जाएं, तो 1950 की बात कह रहा हूं, ये जो 7 आज अमीरात हैं, जी। इनकी कुल जनसंख्या थी 70,000। सातों की कुल जनसंख्या। हाँ, वाह। अब आप अनुमान लगा लीजिए, जो कि हाल की तो बात हमारे बता। कच्ची कच्ची बस्ती में हो जाती है। हाँ, हम्म। मात्र 70,000 लोग यहाँ रह रहे थे। हम्म। अब आप सोचिए उनकी क्या हैसियत होगी, वो कभी अंग्रेज से लड़ नहीं सकते थे, किसी से भी नहीं लड़ सकते थे। उनके पास कोई सेना नहीं होगी, कोई प्रशासन नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई तंत्र नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ लोग रह रहे होंगे, कुछ लोग मछली पकड़ लेते होंगे, कुछ लोग मोती निकाल लेते होंगे, कहीं आसपास में जाके बेच लेते होंगे, खा पी लेते होंगे। किसी भीषण विधानसभा गर्मी, के एक दो वार्ड जोड़ लेंगे तो इतना हो जाएगा। हाँ इतना हो जाए। तो मात्र 70,000 लोग थे। 1955 में भी यहां पर मात्र 1 लाख लोग रह रहे थे। और 55 से जो मैं संख्या बता रहा हूं, ये इनकी अपनी संख्या नहीं है, हमारे हम्म। आपके जैसे लोग जाने लगे वहां, काम करने लगे, उनकी संख्या है। ठीक है। ठीक है ना। 1975 में यह 1,05,00,000 हो गया। 2010 में यह 85 लाख हो गया, यानी हाल फिलहाल। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 102 लाख यानी 1,02,00,000 लोग यहाँ रह रहे हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1,02,00,000 में अमीराती कितने हैं। हाँ, लोग ये तो ये भी जानना चाहेंगे कि वो 1 लाख की जनसंख्या से 1 करोड़ कैसे हो गए। हाँ, कैसे हो गए। तो हाँ। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अमीराती कुल मिला के 10 लाख हैं मात्र। ठीक है।
मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, या भारत का जो एवरेज साइज जो जिला होता है, उसमें कम से कम 25-30 लाख लोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो सही कह आज रहे हैं। भी जो इनके अपने नागरिक हैं, जिनको इन्होंने अपने सरकारी तौर पे नागरिक कहा है, वो जी। 7 अमीरातों या 7 राज्यों, जो भी राज्य कह लीजिए, उनको मिला के जो है ये बनते हैं कितने, तो 10 लाख। तो बाकी मात्र 90 लाख जो है वो आयातित। हाँ हाँ, बाहर के लोग। अब यहीं से समझने वाली बात है, यहाँ पे गूढ़ बातें मैं करने जा रहा हूं। प्लीज। आप अनुमान लगाइए नीतीश जी, कि कहीं पर ये बनता क्या है, 1 और 9 का अनुपात बनता है। जयपुर की मान लीजिए जनसंख्या, मैं ऐसे ही कह रहा हूं 10 लाख, मान लीजिए, कल्पना कीजिए। ठीक है जी। और यदि वहां 90 लाख बाहर के लोग, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, या कहीं के भी हो, तो क्या जयपुर के लोगों की पहचान बचेगी? किसी हाल में नहीं बचेगी। या भारत की जनसंख्या मान लीजिए 100 करोड़ है, और 900 करोड़ बाहरी यहां रह रहे हो हर समय 24 घंटे, तो क्या मेरी आपकी कोई पहचान बचती है? ये तो आज की डेट में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाले बात करते हैं, तो फिर जब 90% हो जाएंगे तो क्या होगा, सोच क्या लीजिए। हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं अच्छे लोग भी हों। मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मारने वाले ही हों, मैंने अच्छे हाँ। भले लोग भी हों। नहीं, तब भी संभव नहीं है, तब भी तो संभव संभव नहीं है। नहीं, सर्वत्र तो वही दिखेंगे ना। बिल्कुल। तो आपको मैं बताऊं, इस संसार में इस तरह की विचित्रता आपको कहीं नहीं दिखेगी, कि स्थानीय 1 है और बाहरी 9 है। ठीक है ना? ठीक बात। अब आप सोचिए कि 10 लाख तो इनके कुल लोग हैं। 10 लाख में 7 राज्य हैं, 7 राज्यों की सरकारें भी चलानी है, ऊपर से संघ की सरकार है, सेना है, प्रशासन है। ये सारे लोग कितने होंगे? तो ये ठीक है। चंद हजार हैं, मतलब कुछ हजार में ही सारे सिमट जाते हैं, बिल्कुल। है कि नहीं? तो आपको अधिकतर काम करवाना है बाहर के लोगों से। तो बाहर के लोग आपके घर घर में घुसे हुए हैं। यहाँ हम्म। आपको जान के बड़ा, मुझे तो बड़ा झटका सा लगा था। जी लेकिन मुझे जो है, जब मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि जो जज बनते हैं वहां ना, जज, न्यायाधीश, जी। न्यायाधीश भी बाहर से आते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा कि आप 2 साल के लिए हमारे न्यायाधीश बनिए, तो जी। आप भी है, आप आवेदन वगैरह कीजिए, फिर आपको वेतन वगैरह मिलेगा, आप 2 साल वहां न्यायाधीश रहेंगे, फिर आप चले आएंगे, या आपका काम अच्छा रहेगा तो आपका जो कार्यकाल है उसका विस्तार हो जाएगा। तो ऐसे देश के मनोविज्ञान को आप समझ सकते हैं कि वो किस ठीक बात। मनोविज्ञान में वो देश रह रहा होगा। हम्म। और इसके विस्तार में हम जाते हैं। क्या हुआ कि जो मैंने ये संख्या बताई आपकी, 55 वो 50 से लेकर के मैंने जो बताया है आपको, जी 1 करोड़ तक। हाँ 1 करोड़ तक, उसमें आप देखिए कि जो भारतीय हैं हम्म। उनकी क्या स्थिति है। ये बहुत बड़े हमारे लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है, कि अकेले भारतीय 35 लाख। अच्छा। ओके। हाँ एक 1:2 के बराबर में देखें तो 3.5। हाँ, साढ़े। तो भारतीय इतनी बड़ी संख्या में है कि भारतीय इसको हर तरह से समझिए प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या है, भारतीयों की विशेषता ये है कि मैंने अभी एक बड़े लेखक हैं शेवड़े जी, और कथाकार भी हैं, तो वो अभी सच्चिदानंद गए शेवड़े थे जी। वहाँ। हैं? सच्चिदानंद शेवड़े जी। हाँ, शेवड़े जी, तो वो अभी दुबई हाँ, में वो तो गए अपने थे। चैनल पर भी आए हुए हैं। वो भी हाँ, आए हैं, उनके पुत्र भी आए हैं। तो वो गए थे अभी दुबई में कथा करने। तो हाँ। वहां से आए तो वैसे ही मेरी बातचीत हुई, मैंने बताया कि मैं अमीरात पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। जी। तो उन्होंने जो है अपनी टीका टिप्पणी वहाँ के बारे में सुनाई, कि भाई कैसे वहाँ पर जो है मंदिर बन रहे हैं, और मंदिर वगैरह सब उन्होंने देखा भी है, और चूंकि वो धार्मिक व्यक्ति हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसके मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है, कि जी। जिस देश में, मतलब समझिए, ठीक से वस्त्र पहनना ना आता हो, आज से ठीक 70 वर्ष पूर्व, ठीक भोजन का बात। पता नहीं हो, घर का पता नहीं हो, उसको इतनी दौलत मिल जाए, इतनी संपत्ति मिल जाए अचानक, हम्म। तो वो कोई भी मनुष्य या कोई भी संस्था उसको पचा नहीं सकता।
नहीं बचा सकते, सामान्य बात है। हाँ, क्योंकि 71 में भी इनकी स्थिति दयनीय थी। ये जो प्रगति है ये 80 के दशक में हुई है। तो कुल मिलाकर जो इनकी संपन्नता है उसकी आयु 30 से 40 वर्ष के बीच में कहीं भी मान लीजिए। ठीक है। यानी मात्र एक पीढ़ी गुजरी है। तो जो पिछली पीढ़ी है वो उसने तो गरीबी या संघर्ष या जो भी देखा होगा, उसके बाद की पीढ़ी को पता ही नहीं है कि उसका बाप क्या था और हम क्या हैं। ठीक बात तो है। ये कुल मिला के इसको कहिए कि घोर अपच का शिकार ये देश हो गया है। इतनी संपत्ति को कोई पचा नहीं सकता जब तक कि आपके अंदर वो संस्कार नहीं हो कि आप समृद्धि लंबे समय से देखते आए। ठीक बात है। ये समृद्धि से दूर थे बेचारे, अचानक इनको झटका लग गया, इतना पैसा मिल गया, इतना पैसा मिल गया कि करें तो क्या करें। नहीं कर रहे ना, ये है ना, सोने के टॉयलेट्स बनवाते हैं। नहीं, वही मैं उस पर आता हूँ, उस पर मैं आता हूँ। अब क्या है कि पैसा इनके पास बहुत है और बाहर के लोग जो मैंने कहा कि 1 और 9 के अनुपात में यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि वो समाज कैसा लगेगा, उस समाज के विषय में सोचिए। दूसरा विषय यहाँ पर यह है कि जो बाहर के लोग हैं उनमें से अधिकतर ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को नहीं ले जाते, अपने बच्चों को नहीं ले जाते। ठीक है। तो वहां जो स्त्री पुरुष का अनुपात है अमीरात में, वह जो है लगभग 2/3 और 1/3 का मामला है। 2/3 पुरुष और 1/3 और 1/3 स्त्री। ये इस तरह का भी जो असंतुलन है आपको संसार में बहुत कम जगह दिखेगा। तात्पर्य है कि ये इस तरह का समाज चलने वाला नहीं है, ये लंबे समय तक चल ही नहीं सकता। और मेरे पास एक आंकड़ा है जो मैं अभी आपको कुछ वैज्ञानिक तरीके से बताना चाह रहा हूं जी। दुबई एयरपोर्ट जो है, उस एयरपोर्ट पर वहां पर जो शासन है उसको अपनी जिद ये है कि हम संसार की सबसे खूबसूरत जगह को बना दें, इसको हम संसार के जो पर्यटक हैं उनको लुभा ले आए, क्योंकि पेट्रोल तो आज न कल खत्म होना है। सही बात। उस जोश में क्या किया है उन्होंने, और जो है नष्ट कर दिया है अपने आप को। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, दुबई एयरपोर्ट पर एक वर्ष में 10 करोड़ यात्री उतरते हैं। 10 करोड़, सोचिए, जिस देश के नागरिकों की संख्या मात्र 10 लाख है, बाहरी मिला के 1 करोड़ है, वहां उसका जो एक एयरपोर्ट पे 10 करोड़ लोग यात्री उतरते हैं, क्योंकि उसको पूर्व और पश्चिम का एक हब बना दिया गया है। और आप कहीं भी जाएंगे, यूरोप जाना चाहें, अफ्रीका जाना चाहें, तो आपको दुबई होके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी क्रम में मैं भी दुबई गया, अन्यथा मैं नहीं जाता। मिडवे हो गया, जैसे कि दिल्ली और जयपुर के बीच में कभी बहरोड हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल। अब उस उदाहरण को मैं रखता हूं कि भारत जैसे विशाल देश में 140 करोड़ लोग हमारे यहाँ रहते हैं, इसका सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी दिल्ली है। दिल्ली एयरपोर्ट पे संख्या बढ़ी है, बढ़ते बढ़ते जो पहुंची हुआ है 4 करोड़। आप सोचिए कि 140 करोड़ देश वाले का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 4 करोड़ है, और दुबई जिस पूरे देश में जो रहने वाले लोगों की संख्या वो 1 करोड़ है और 10 करोड़ यात्री। तो होता क्या है कि इतनी बड़ी संख्या जब आपकी छोटी जगह पे रहती है लोगों की होती है, तो पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ता है। सही बात, ठीक है ना। उनके लिए भोजन पानी ये वो, और अच्छा वो कुछ नहीं उगाते हैं। यहीं पर मैं एक जानकारी और दे दूं कि उनका हमारे देश और अमीरात के बीच में एक संधि हुई है, जिसमें वो हमारे यहाँ जमीन लेना चाहते हैं किसानों से, मतलब जमीन लीज पर होगी और किसान ही खेती करेंगे, वो पैसा देंगे और वो अनाज अपनी पसंद से उगाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके यहाँ एक दाना नहीं उगता, वो 100% जो है आयात पर निर्भर है। थोड़ी बहुत सब्जियां उगाने लगे हैं लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी है नहीं। तो समुद्र के खारे पानी को वो शुद्ध करते हैं, उसमें इतनी अधिक ऊर्जा नष्ट होती है कि अमीरात समझिए नष्ट प्राय देश है। क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, आप और अच्छी तरह इसको अप्रिशिएट करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जिसको कहते हैं एमिशन पर कैपिटा, वो संसार में लगभग सबसे अधिक है अमीरात।
वो है 24.33 यानी 24 टन प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन। बाप रे। कि भारत का समझिए 1.89 यानी 2 भी नहीं है, 2 भी मान ले तो हमारे से 12 गुना अधिक है। तो वो पर्यावरण वो भी उस नष्ट देश का है जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, नदियां नहीं है, कुछ नहीं है, जमीन के नीचे कोई वाटर टेबल नहीं है, कोई एक्यूफर नहीं है, कहीं कोई जल है नहीं है, नमी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने 8-9 विशाल काय प्लांट लगाए हैं समुद्र में, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है और उससे समुद्र के पानी को नॉर्मल पानी बनाते हैं और उसको अपने स्विमिंग पूल में डालते हैं। उसको उन्होंने जहाज में भी, पानी के जहाज में भी स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े जो यास हैं, रूलर्स हैं, उनके घरों में भी है। और वहां पे दुनिया भर के आपने 5 स्टार होटल खोल दिए हैं, आप पर्यटक को जुटाते हैं। तो ये आप समझिए कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और मैंने कहा जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से और आर्थिक दृष्टि से, और पेट्रोल के समाप्त हो जाने के कारण यह देश मेरी दृष्टि में समाप्त हो चुका है। और ये ऐसा एक उदाहरण है कि संसार में यह वह देश है जो अभी ही जन्म हुआ था उसका और अभी उसकी मृत्यु हो रही है। अच्छा, लेकिन इसमें शैलेंद्र जी एक बात तो ये भी बताइए ना कि ये चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि ये देश जो है वो इस इन कारणों से जो है वो समाप्त होने की कगार पर है। समाप्त होने के बाद में ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हाँ नहीं, उस पर मैं आता हूं, उस पर तो मैं अलग हाँ से आ रहा हूं। जी देखिए बिल्कुल। मैंने जैसे कहा, चलिए उसी पर अब बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये देश हमारा एक हिसाब से नैसर्गिक रूप से हमारा प्रसार था, ये जो क्षेत्र है, क्योंकि हमारे व्यापारी जाते थे आते थे। यहां तक कि हरिवंश राय बच्चन जी जब इंग्लैंड पढ़ने गए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया ओमान आदि के बारे में, क्योंकि उधर से जहाज आ रहा था। तो वो कहते कि उनको लगा ही नहीं 1 मिनट के लिए कि भारत से बाहर है। और उन्होंने गांधी जी को भी का भी उदाहरण दिया है इस बारे में कि जब जहाज जाता था इंग्लैंड तो क्या कैसा माहौल होता था वहां पे। यमन ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, ये सब मतलब जो भारतीय, क्योंकि सामान हमारा था, व्यापारी हमारे थे, वहां तो कुछ होता नहीं था, तो इसलिए एक तरह से उस पर हमारा अधिकार होता। ठीक अब है। क्या हुआ, अब रोचक बात क्या हुई है कि जब से ये तेल आया है और भारतीय वहां जाने लगे हैं बड़ी संख्या, तो भारतीयों में भाई एक नैसर्गिक गुण है कि ये पढ़े लिखे भी हैं, इसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हर तरह के लोग हैं, दिमाग तो वाले वो, हैं। हाँ तो वो जो शेवड़े जी बता रहे थे और लोग बता रहे थे, पाकिस्तानी जाते हैं वहां तो अधिकतर संख्या में वो टैक्सी ड्राइवर बनते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं तो वो घरेलू नौकर और नौकरानी बनते हैं, और जो भारतीय हैं वो ऊपर से नीचे तक उनकी शिराओं में है। मतलब वो टॉप इंजीनियर से लेके, टॉप डॉक्टर से लेके, टॉप आईटी एक्सपर्ट से लेके, टॉप मैनेजमेंट एक्सपर्ट लेके, टॉप बिल्डर, वे सब कुछ है। और उनमें भी जो हिंदू हैं वो विशेष है। की कथा यह है कि जब सऊदी अरब और यूएई वगैरह में जाने की इसका सिलसिला शुरू हुआ भारतीयों का, तो हमारे यहाँ जो लेबर मिनिस्टर थे उस समय वो मुसलमान थे। तो जब एग्रीमेंट के लिए गए तो वहां पे सऊदी अरब के लेबर मिनिस्टर ने इनको कहा कि भाई संसार में 2 ही तरह के लोग हैं जिनको हम आंख मूंद के अपने आप बुलाना चाहते हैं। पहले नंबर पे है हिंदू, दूसरे नंबर पे है बौद्ध। तो ये मुसलमान मंत्री दिन को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा भाई क्या बात कर रहे हैं आप, हिंदू और बौद्ध को 1 नंबर और दूसरे नंबर पे रख रहे हैं, मुसलमान कहाँ गए? उन्होंने कहा भाई मुसलमान सबसे अधिक निकम्मा है, मैं उससे काम नहीं कराना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के बहाने निकल जाता है तो हमारे काम को तो नुकसान पहुंचता है। तो इस दृष्टि से भी जो हिंदू हैं वो सर्वोत्कृष्ट माने गए अमीरात, इसलिए उनके प्रति जो सिस्टम है उसका हमेशा अच्छा रवैया रहा, अच्छा समर्थन रहा। लेकिन मैं बताऊं आपको कि इसके आवाज आ रही है बावजूद, पीछे से, शैलेंद्र जी उसको दूर कर सकते हैं क्या? आवाज आ रही है, कोई सीटी जैसी बज रही है, ऐसा कुछ। अच्छा एक सेकंड में करता हूं। जी। हाँ हो गया। तो मैं क्या कर रहा था कि ये जो चीज है ये उनको प्रभावित किया,
इसलिए उनकी दृष्टि हमारे प्रति अच्छी रही और इसीलिए हमारे यहाँ के लोग बड़ी संख्या में जाते भी रहे। और हमारे देश के जो सर्वाधिक जाने वाले लोग हैं अमीरात, वो केरल के हैं, उसके बाद में आंध्र प्रदेश के हैं, उसके बाद में अन्य राज्यों के हैं, और बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तो उसकी भी संख्या अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन जो इसमें अचानक जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 2014 में। 2014 से पहले वहां एक मंदिर हुआ करता था, जो समझिए कि जैसे आपका निवास स्थान है, घर है, तो घर के अंदर की तरह मंदिर था। मतलब छुपा हुआ, कोई विशेष रूप से जानते नहीं थे लोग, अपना जिनको जानकारी है वो गए, पूजा पाठ करके आ गए, इस तरह की व्यवस्था थी। और एक बार क्या हुआ था, गणेश पूजा लोगों ने बड़े उत्साह से मनाई, तो उसमें लोग अपना ढोल और पटक पीटने लगे, पटाखे जलाने लगे, तो प्रशासन ने उसको रोक दिया। कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, आप दूसरों को डिस्टर्ब कर। लेकिन 14 के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जी। इतना सुंदर और बढ़िया मंदिर एक दुबई में बना, जो 2022 में जिसका उद्घाटन हुआ है, उसका नाम है, उसको हरि शिव मंदिर बोलते हैं या शिव मंदिर बोलते हैं जी। उसमें 11-12 देवी देवता हैं, प्रमुख ईश्वर जो हैं उसमें शिव और हरि हैं, शिव या विष्णु कह लीजिए, उनका मंदिर है। ठीक है। और जो विश्वविख्यात मंदिर जो बन रहा है वो आप देखिए कि 24 के फरवरी में उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये स्वामी नारायण का मंदिर है और ये मंदिर विशाल का है। विशाल का इसलिए है कि ये कुल मिलाकर 27 एकड़ जमीन में बन रहा है और इसका अधिकांश तैयार हो गया है। और ये भी एक सुखद आश्चर्य है कि जनवरी में भारत देश में राम मंदिर का उद्घाटन है जी, और फरवरी में ये हाँ, जो दुनिया के हिसाब से समझिए कि बहुत बड़े मंदिरों में गिना जाएगा उनमें, और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। उसकी फोटो आप गूगल पे देख सकते हैं, बिल्कुल मकराना सफेद पत्थर से उसको बनाया गया। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के रूप में वहां पर जो लोगों की जो सरकार की स्वीकार्यता है वो बहुत अच्छी है। और वहां पर आपको एक आश्चर्य की जानकारी ये भी दूं कि एक सरकारी विभाग है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस। मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, हाँ, ये संसार में कहीं नहीं है। तो टॉलरेंस जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी तरह के जो पंथ मजहब संप्रदाय हैं उनके लोग आए और साथ साथ रहें, और इस रूप में वो अपनी ख्याति चाहते हैं। तो इसलिए भी हिंदुओं को समाहित करना उनके लिए बड़ा आवश्यक था। अब मैं हिंदू का राष्ट्र की बात कर रहे थे, उस पर थोड़ी टिप्पणी कर दूं। देखिए, आप देखिए कि 35% जो वहां पर लोगों की संख्या है वो हिंदुओं की है, वही वहां पर एक हिसाब से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ चला रहे हैं। उनकी धार्मिकता का विकास हो रहा है। और साथ में जो दूसरे आनंद की बात है वो यह है कि स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड जैसे देश हैं, वहां पे बहुत सारे शोध संस्थान हैं, और उनका ये कहना है, विशेषकर जर्मनी का जो मैंने पढ़ा है, कि 50% जो मुसलमान हैं खाड़ी देशों में, वे अपने आप को इस्लाम से दूर कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। भले वो उसको सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा न की हो, लेकिन वे मानते हैं कि अब वे इस्लाम को नहीं मानते। तो अब आप किसी भी तरह से गणना कीजिए, 35% लोग हैं जो, जिनमें अधिकतर हिंदू हैं, वे अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। सामने जो आपको मुसलमान दिख रहे हैं वे अपने मजहब से दूर भाग रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या भविष्य में? इसलिए मेरा मानना यह है कि वो पहले भी हिंदू जो हमारा साम्राज्य था उसका हिस्सा था, और वो आने वाले समय में तो अवश्यंभावी है। क्योंकि इस्लाम के लिए मैं बताऊं आपको, यूएई का जो सबसे रोचक पहलू है उसका इस्लाम समझिए। हमने बात की तो मनोज जी ने बड़ी अच्छा शब्द दिया। उन्होंने कहा कि अमीरात में इस्लाम जो है संग्रहालय में है। और ये सही बात। आप कुछ भी पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि चूंकि शासन जो है ना वो निरंकुश है, वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो 7 अमीर हैं
ये 7 अमीर जो हैं ये वंशानुगत हैं, और इनमें से जो एक अमीर है इसका अबू धाबी का, जो सबसे बड़ा राज्य है, जी। वो तिहाई क्षेत्रफल जो अमीरात का है वो अबू धाबी के पास। तो जो अबू धाबी का नेता होता है, हेड होता है, वही पूरे संघ का हेड बन जाता है, ओके। प्रेसिडेंट बनता है। और दूसरे स्थान पे दुबई है, तो दुबई का जो रूलर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है। तो सारा जो तंत्र है वो वंशानुगत है, वंश का राज है, समझिए। जी, लोकतंत्र समझ नाम गया। की कोई चीज नहीं है। एक 40 लोगों की एक एडवाइजरी बॉडी जिसको कहते हैं, सलाहकार समिति बनाई हुई है, मात्र जी। 40 लोग। उन 40 लोगों के लिए चुनाव करने की बात होती है, तो चुनाव जो है उनमें सब लोग वोट भी नहीं डाल सकते। अच्छा। वो, हाँ, पहले थोड़े लोग देते थे, फिर थोड़े लोग देते थे। अब जो है 10 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो लेकिन वो वोट देते किसको हैं? जो सलाहकार हैं, और सलाहकार का कोई अधिकार नहीं। तो आप अल्टीमेटली वो उसको, तो बनना उसी को ही है फिर तो। हाँ, तो इसलिए जिसको आप चुनते हैं उसको चुने नहीं चुने उसको फर्क। अच्छा, इसीलिए वोटिंग पैटर्न देखने से लगेगा कि 30-35% से अधिक लोग वोट ही नहीं डालते। अब सोचिए कितनी छोटी जगह है, एक तो 10 लाख जनसंख्या है, उसमें से कहिए कि 3.5-3.25 लाख कोई वोटिंग का अधिकार है, उनमें से भी मात्र 30% वोट देते हैं। तो और किस सलाह, तो इसलिए क्या है कि उनका तंत्र, तो उनकी चिंता बस ये रहती है कि हमारे शासन का कोई विरोधी ना हो। इस्लाम को कोई कुछ भी कहे तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको यह है कि हम बड़े बड़े टावर बनाते रहें, जो भी करें करते रहें, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, बस बात इतनी है। अब मैं अपना उस घर पहलू, बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, अब मैं उस पहलू पर आता हूं कि हाँ। वहां पर क्या है कि ये जो 7 परिवार हैं, हम्म। 7 अमीर के परिवार हो गए। इन जो 7 परिवार हैं, इनके पास जो संपत्ति है उसका सही अर्थ में कोई आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ढंग से कोई ऑडिट नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने दिखाया था मानचित्र में, कि एक से एक अमीर है, वो दूसरे दूसरे समंदर में जाकर के वहां पर कहिए कि द्वीप खरीदता है, वो बड़े बड़े पानी के जहाज रखता है जिनमें स्विमिंग पूल होता है, बहुत बहुत दिनों तक सैर सपाटे पर निकलता है। और एक जो अमीर है उसका तो वो दिमागी रूप से विक्षिप्त है कि उसको संसार की सारी महंगी गाड़ियां चाहिए, और उन गाड़ियों को वो तोड़ता है, खुद ही तोड़ता है, और तोड़ के उसमें जैसे कार में ट्रक का पहिया लगाता है। अब आप सोचिए, यही रात दिन वो धंधा करता रहता है। उसके बाद कोई एक अमीर है, उसने क्या किया हुआ है कि प्राइवेट जो जेट विमान होते हैं उन्हीं की लाइन लगा दी है। तो आप मुझे बताइए कि जो ऐसा तंत्र है ये कब तक चलेगा? जो अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि वहां पर जो एक अमीरात से दूसरे अमीरात में भी एक दूसरे में बहुत अंतर है संपन्नता का, और दूसरा जो अंतर है वो है बाहरियों का और स्थानीय का। बाहरियों में और स्थानीय में जमीन आसमान का अंतर, ये मैंने भी महसूस किया। आपको एक चोंगाधारी शेख मिलेगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या आदमी है, और ये जो हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, बेचारे घरों में काम कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है, उनको कभी भी उनका पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया जाता है, कभी भी उनकी पिटाई तक हो जाती है। थोड़ा बहुत अभी हाल फिलहाल में सुधार हुआ है। तो इसलिए वो बड़े ही संकट की स्थिति में वो देश है, जहां पर तरह तरह की विषमताएं हैं, तरह तरह की बेचैनियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, जो कब क्या ब्लास्ट कर जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस दृष्टि से भी कि केवल हिंदू समाज और केवल हिंदू राष्ट्र को ही ये पता है कि इसको कैसे संभाला जाए, कैसे सजाया जाए। फाइनली कब दूसरा, बन पा रहे हैं? हाँ, तो दूसरा जो है कोई इसको समझ नहीं पाएगा। देखिए, मेरा अनुमान तो ये है निधीश जी जी। कि यदि हमारे देश में भी हालत अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा, तो, और जैसे मैंने कहा कि इस्लाम तो वहाँ 50% मुसलमान नहीं है, वो तो हट गए। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि 10 साल बहुत समय हो जाएगा, 10 साल या 15 साल, जिसमें कि ये आमूल चूल परिवर्तन वहाँ हो जाएगा। मतलब क्योंकि अमृत काल हमारे, में हो जाएगा मामला। हाँ, अमृत काल में अमृत का आपको पान हो जाएगा, अमृत पान। हाँ, चलिए, तो ये जो है, बहुत
ये आज के कार्यक्रम का जीस्ट हो गया। आपने जो अभी-अभी कहा कि अमृत काल में अमृतमान हो जाएगा, यानी कि अमृत काल हम 2047 तक पुनः से जम्बूद्वीप की बात कर रहे थे और अमृत काल में जम्बूद्वीप की बात कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कहा, तो खाड़ी देशों में सर्वप्रथम अमीरात बनेगा हिंदू राष्ट्र। और एज पर टू डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई सारे कार्यक्रमों में लगातार आपकी सहभागिता रहती है। इंडोनेशिया के बारे में, फ्रांस के बारे में, सभी देशों के बारे में आप बहुत विशेषज्ञता के साथ में बहुत तथ्यात्मक रूप से पढ़ाई लिखाई करके और उसके बाद में अपनी बात रखते हैं। आज के कार्यक्रम में भी आपने देखा, तो इस अमृत काल में उससे बहुत पहले अमीरात में भारत का शासन स्थापित होगा। शर्त इतनी है कि भारत में सब चीजें ठीक रहनी चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था उस तरीके से चलनी चाहिए। कल अभी जो एयरफोर्स डे भी हमने मनाया, वायुसेना दिवस, तो भारत की वायुसेना इस समय विश्व की चौथी बड़ी वायुसेना है। और मैंने एक एयर कमोडोर से बात की थी, उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही वर्षों में भारत की वायुसेना विश्व की टॉप 3 वायुसेनाओं में सम्मिलित हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हार्ड पावर। तो हमारी हार्ड पावर, हमारी सॉफ्ट पावर, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम ऐसा बनेगा कि अमृत काल में ये जो अमीरात है ना, ये अमीरात भी शिखा रखेगा, जनेऊ धारण करेगा। चलिए, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके शैलेंद्र जी। नहीं, बहुत अच्छा आपने कह दिया, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया आपको कि जिसका कोई इतिहास नहीं हो, कोई परंपरा नहीं हो, और जो मैंने आरंभ में भी कहा कि जिन विद्वानों को मैंने पढ़ा है, उनमें से एक विद्वान है जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उनको यही बात वो बार बार लिखते हैं कि कैसे कोई भिन्न भिन्न स्थान, जैसे हम अभी देश में बात करते हैं, इतना विशाल देश है कि पता नहीं हम में कितनी राष्ट्रीयता है, क्या है, नहीं है, कोई कैसे 50 वर्ष में, हजारों साल से किसी और तरीके से रह रहा है, वो कैसे नागरिक बन गए, जिस देश का नाम ही नहीं था। अब उसकी पुलिस देखिए, वो बेचारा कुछ और नाम था, फुजरिया, पता नहीं क्या, और आज वो अमीरात अपने आप को कह रहा है। अच्छा, उसमें भी अमीरात कहते हैं, और ये जब शासक है अपने आप को शेख कहते हैं, ये भी समझ में नहीं आएगा, शेख कहते हैं, क्योंकि इनके शब्दों का भी कोई मतलब नहीं है। नहीं, पता ही नहीं है ना, जब संस्कृति नहीं है, पैसा पहले था हाँ, नहीं, विरासत पहले थी नहीं, कुनबा पहले था नहीं, ऐसे ही बस खाली बनते चले गए। इन्हीं के लिए कहते हैं कि है ना, घुड़सवार आते गए और बनता चला गया। तो ये हाँ, वो देश है इनका, तो और इसीलिए इन्होंने घोड़ा बना दिया, इनका हाँ, मानचित्र भी इसीलिए घोड़ा मैंने ही हो कहा गया। कि वो लकड़ी वाला जो घोड़ा है, वो जो मानचित्र है, और ये सब अंग्रेजों ने बनाया है, जानबूझ के तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। आप बताइए ओमान कैसा लटका हुआ है, यमन कहाँ नीचे है, ये सब इतने छोटे छोटे क्या देश होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के बनाया। ये मुझे छोटे लगता छोटे है देश रहेंगे। आपने जो लकड़ी का घोड़ा कहा, तो हम इसको अंत में यही कह सकते हैं कि साहब, लकड़ी के घोड़े में ना दीमक लग चुकी है। हाँ, अब दीमक लग गई है तो चट तो करके जाएगी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन रहेगा कि आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपकी भी कोई स्टडी हो इसके बारे में, तो उसको भी आप कमेंट्स में लिखिए। आप हमें मेल करके भी इसके बारे में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये तो भूलना नहीं है। और देश और धर्म के लिए हमारे आज काम को आप सपोर्ट करना चाहे तो अवश्य करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम।